इतिहास में ना कुछ साम्राज्य ऐसे भी हुए हैं जो बहुत विशाल थे, लेकिन आज हम उन्हें लगभग भूल चुके हैं। आज हम एक ऐसे ही साम्राज्य की कहानी जानेंगे, एक ऐसी शक्ति की जिसने प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यताओं रोम, फारस, भारत और चीन को आपस में जोड़ा था। तो सवाल ये है कि आखिर ये लोग थे कौन? कौन थे वो शासक जो इतिहास के उस चौराहे पर खड़े थे जहां दुनिया की सबसे बड़ी संस्कृतियां एक दूसरे से मिल रही थीं? इसका जवाब है कुषाण। और यकीन मानिए, इनकी कहानी सच में जानने लायक है। तो चलिए आज हम कुषाणों के पूरे सफर को देखते हैं, जानेंगे कि वे कहां से आए, कैसे कनिष्क ने एक इंटरनेशनल एम्पायर खड़ा किया, उनकी धार्मिक नीति क्या थी, उनके समय की कला कैसी थी, उन्होंने सिल्क रूट को कैसे कंट्रोल किया और आखिर में वे हमारे लिए क्या विरासत छोड़ गए। तो सबसे पहले ये कुषाण आखिर थे कौन और आए कहां से थे? देखिए, इनकी कहानी शुरू होती है मध्य एशिया के बड़े बड़े मैदानों से। असल में कुषाण युएज़ी नाम के एक घुमंतू कबीले का हिस्सा थे। मतलब ये बाहरी लोग थे जो मध्य एशिया से निकलकर भारतीय उपमहाद्वीप में आए और धीरे धीरे यहाँ अपनी सत्ता जमा ली। और उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो सचमुच में अलग अलग संस्कृतियों का एक संगम था। देखिए, किसी भी बड़े साम्राज्य की नींव कुछ दमदार शासक ही रखते हैं। कुषाणों के लिए ये थे पहले कुजुल कडफिसेस, जिन्होंने बिखरे हुए कबीलों को एक साथ लाकर इस साम्राज्य की नींव रखी। और फिर आए विम कडफिसेस, जिन्होंने न सिर्फ साम्राज्य को और फैलाया बल्कि बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के चलाकर इसे आर्थिक मजबूती भी दी। और अब बात करते हैं कुषाणों के सबसे महान, सबसे प्रसिद्ध सम्राट की। एक ऐसा नाम जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, महान कनिष्क। जरा देखिए कनिष्क का साम्राज्य कितना विशाल था। ये मध्य एशिया से लेकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत में मथुरा तक फैला था, दुनिया के बिल्कुल बीचों बीच। ये कोई आम साम्राज्य नहीं था, ये एक इंटरनेशनल पावर हाउस था जो पूरब और पश्चिम को मिला रहा था। कनिष्क का दौर कुषाण साम्राज्य का गोल्डन पीरियड था। पेशावर और मथुरा जैसी राजधानियों से उन्होंने एक बहुत बड़े इलाके पर राज किया। और एक मजेदार बात, जो शक संवत कैलेंडर आज भी भारत में इस्तेमाल होता है, उसकी शुरुआत का श्रेय भी कनिष्क को ही दिया जाता है। अब सोचने वाली बात है कि इतने अलग अलग लोगों और संस्कृतियों वाले साम्राज्य को एक साथ कैसे रखा जाए? कनिष्क का जवाब था धार्मिक सहनशीलता, और यही उनके शासन का सबसे मजबूत स्तंभ बना। कनिष्क ने कभी किसी एक धर्म को दूसरों पर थोपने की कोशिश नहीं की। इसका सबसे बड़ा सबूत उनके सिक्के हैं, जिन पर बुद्ध के साथ साथ शिव, सूर्य और यहाँ तक कि यूनानी देवताओं की तस्वीरें भी मिलती हैं। यह नीति उस मल्टीकल्चरल एम्पायर को जोड़े रखने के लिए बहुत ही जरूरी थी। वैसे तो वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे, लेकिन बौद्ध धर्म से उनका एक खास लगाव था। उन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, ठीक वैसे ही जैसे कभी सम्राट अशोक ने निभाई थी। कनिष्क के ही संरक्षण में कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति हुई। ये बौद्ध धर्म के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। वसुमित्र और अश्वघोष जैसे बड़े बड़े विद्वानों की मौजूदगी में इस मीटिंग ने बौद्ध धर्म के भविष्य की दिशा ही तय कर दी। इसी काउंसिल से महायान बौद्ध धर्म का औपचारिक रूप से विकास हुआ। और हाँ, यहीं से बुद्ध को सिर्फ प्रतीकों में नहीं बल्कि इंसान के रूप में पूजने की, यानी मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई। इस एक फैसले ने बौद्ध कला और पूजा पद्धति को हमेशा के लिए बदल दिया। धर्म के अलावा एक और चीज थी जिसमें कनिष्क का दौर बेमिसाल था, और वो थी कला। ये उनके शासन का दूसरा बड़ा स्तंभ था। कुषाणों के समय में कला के दो बड़े स्टाइल हले फूले, गांधार और मथुरा। गांधार आर्ट पर यूनानी रोमन प्रभाव साफ दिखता है। इसमें बुद्ध को यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक तरीके से बनाया गया, कुछ ग्रीक देवता अपोलो की तरह। दूसरी तरफ थी मथुरा आर्ट, जो पूरी तरह से भारतीय थी। इसमें लाल पत्थर का इस्तेमाल होता था और बुद्ध को एक आध्यात्मिक रूप दिया गया। तो समझ रहे हैं, कुषाण साम्राज्य एक तरह का कल्चरल मेल्टिंग पॉट था, जहां पूरब और पश्चिम की कलाएं आपस में मिली और उससे कुछ बिल्कुल नया और शानदार निकलकर आया। अच्छा, धर्म और कला तो ठीक है, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता था? यहीं पर आता है तीसरा और सबसे अहम स्तंभ, विश्व व्यापार और मशहूर सिल्क रूट पर उनका कंट्रोल। सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग
उस जमाने का समझिए इंटरनेशनल हाईवे था जो चीन को यूरोप से जोड़ता था, और कुषाण इस हाईवे के सबसे जरूरी हिस्से को कंट्रोल करते थे। इसी वजह से उनका साम्राज्य ग्लोबल ट्रेड का सेंटर बन गया। अंदाजा लगाइए, एक रोमन इतिहासकार प्लिनी द एल्डर ने लिखा कि भारत और पूरब के साथ व्यापार की वजह से रोमन साम्राज्य से हर साल 10 करोड़ सेस्टर्सेस बाहर चले जाते थे, और इस दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा कुषाणों के इलाके से होकर गुजरता था। ये आंकड़ा उनकी आर्थिक ताकत दिखाता है। और ये कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं था। भारत से मसाले, इत्र, रेशम जैसी चीजें पश्चिम जाती थीं, और बदले में रोम से सोना, चांदी और शराब जैसी चीजें भारत आती थीं। कुषाण इस पूरे लेनदेन के बीच में थे, जिससे उनका खजाना हमेशा भरा रहता था। लेकिन जैसा होता है, कुषाण साम्राज्य भी हमेशा नहीं रहा। पर इसके खत्म होने का मतलब ये नहीं कि इसकी कहानी खत्म हो गई। चलिए देखते हैं कि कुषाणों ने दुनिया को विरासत में क्या दिया। कुषाणों की विरासत बहुत गहरी है। उन्होंने भारत का दुनिया से कनेक्शन मजबूत किया, महायान बौद्ध धर्म को पूरे एशिया में फैलाने में मदद की, गांधार और मथुरा जैसी अनोखी कला शैलियों को जन्म दिया, सिल्क रूट को सुरक्षित रखा और इस पूरे इलाके में सोने के सिक्कों को स्टैंडर्ड बनाया। उनका असर आज भी इतिहास में महसूस किया जा सकता है। तो फिर ये महान साम्राज्य खत्म कैसे हुआ? इसकी कई वजहें थीं। कनिष्क के बाद आने वाले शासक उतने काबिल नहीं थे। पश्चिम से ससानियन साम्राज्य ने हमला करना शुरू कर दिया और भारत के अंदर गुप्त वंश जैसी नई ताकतें उभर रही थीं। इन सब ने मिलकर धीरे धीरे कुषाण साम्राज्य को खत्म कर दिया। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो रोम, फारस, भारत और चीन, इन 4 महान सभ्यताओं के बीचों बीच स्थित था। क्या हम कुषाणों को प्राचीन दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ग्लोबल कनेक्टर कह सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो उनके अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले लेकिन बेहद अहम ऐतिहासिक योगदान को